नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र में आज किसी संभाग के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तमाम डिटेल्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा प्रदेश उनसे प्रभावित हो रहा है। जयपुर के बाल सुधार गृह से बच्चों का भाग जाना ये एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आया है। गैंगस्टर भी कोई छोटा मोटा नहीं, लॉरेंस बिश्नोई, जो कि जेल में बंद है। अब खबर सुनिए आप। जयपुर के बाल सुधार गृह में गैंगस्टर लॉरेंस ने अपनी गैंग तैयार की, जिसे हम आपको बता रहे हैं लॉरेंस की मासूम गैंग। देखिए, सुधार गृह में पहले से बीकानेर से पकड़ा गया एक शूटर बंद था। उसने अन्य बच्चों से संपर्क किया, उन्हें बरगलाया और गैंग में शामिल कर एक गैंग तैयार कर ली। मासूम गैंग आप इसे कह सकते हैं। बीकानेर निवासी शूटर ने जुवेनाइल जेल ब्रेक कर सभी बाल अपचारियों को फरार कराया। फरार शूटर ने अपने अन्य दो नाबालिग बाल अपचारियों के साथ मिलकर रोहित गोदारा के इशारे पर रोहतक में एक हत्या की। और देखिए, उसके भी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हमारे हाथ लगे हैं, जो कुछ ही पलों में आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे। बाल अपचारियों ने ही सट्टा कारोबारी सचिन मुंजल की हत्या की थी। कमिश्नरेट ने सीआई जहीर अब्बास के निर्देशन में टीम गठित की। जयपुर पुलिस के इनपुट के बाद इन दोनों बाल अपचारियों को पकड़ा गया। सहयोगी यादवेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यादवेंद्र, कुछ ही देर में हम जब सीसीटीवी फुटेजेस चलाएंगे तब सीसीटीवी फुटेज पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि किस तरह से तार जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, तार देखिए बहुत सीधे तौर पर कनेक्शन जुड़ रहा है। चूंकि इस जुवेनाइल जेल के अंदर एक वो शख्स मौजूद था जो बीकानेर का रहने वाला था। हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। बेहद शातिर किस्म का ये शख्स था। पहले भी किसी एक अपराध के अंदर बीकानेर जेल में ये रह के आ चुका था, लेकिन इसका संपर्क लॉरेंस गैंग से होता है, रोहित गोदारा से होता है। और उसके बाद उस शख्स को एक टास्क दिया जाता है, वसूली का टास्क, दहशत फैलाने का टास्क। जी क्लब पर, जयपुर का जी क्लब, वहां पर ताबड़तोड़ 17 राउंड फायर होती है, आप देखिए। और ये वो 16 साल का लड़का था जिसने ताबड़तोड़ जी क्लब पर फायरिंग करी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मामले की जांच पड़ताल करती है। लॉरेंस को लेकर के आया जाता है, मुकदमा दर्ज होता है, लॉरेंस को लाया जाता है। उसके बाद जब पूरी गैंग का पर्दाफाश होता है तो निकलता है कि एक मासूम 16 साल का बच्चा, उसने फायरिंग की थी जी क्लब पर। उसके बाद उस मासूम को, जिसके इरादे इतने खौफनाक थे, जिसने खौफनाक घटना को अंजाम दिया, दहशत फैलाई, 17 राउंड फायर किए गए। देखिए 16 साल की उम्र में कैसे ट्रिगर दबाते होंगे मासूम बच्चे। उस बच्चे को जयपुर की बाल सुधार गृह में, बाल संप्रेषण गृह जो कि किशोर गृह है, वहां पर इसको बंद कर दिया जाता है। और यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद ये बच्चा सुधर जाएगा इस तरह के खौफनाक कारनामे को अंजाम देकर के। लेकिन इसमें सबको परे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। वो मासूम बच्चा अपनी नई खेप तैयार करता है, और वो खेप किसके लिए? उस शख्स के लिए जिसने कम से कम 10 से 12 राज्यों के अंदर अपनी दहशत फैला रखी है। नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई और उसका साथी रोहित गोदारा, जो कनाडा में या विदेश में या कहीं और अजरबैजान में बैठा हुआ, अभी तक एजेंसियों को भी नहीं पता कि कहाँ बैठा हुआ है। और वहाँ विदेश से बैठे बैठे, जेल से बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना रुतबा झाड़ रहा है, खूनी खेल खेल रहा है। और उस खूनी खेल को खेलने के लिए स्वप्निल, देखिए, मासूम की गैंग तैयार हुई है, जिनको बहुत ही आसानी से बरगलाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से उनको गुमराह किया जा सकता है। और वही चीज़ उसने तैयार की। 16 साल का लड़का जिसने जी क्लब पे फायरिंग की, उसके बाद जेल सुधार गृह में आता है, बाल सुधार गृह में आता है। और यहाँ पर एक खेल रचा जाता है 12 फरवरी का, वो दिन जब ये मासूम, जो एक शातिर किस्म का मासूम, हम जिसको कहते हैं शातिर किस्म का मासूम, वो यहाँ से जुवेनाइल जेल को ब्रेक करके और अपने साथ कम से कम 23 बच्चों को लेकर भागता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 16 जो जुवेनाइल्स जो थे उनको तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी जो थे करीब 7, वो 7 कहाँ है? 7 का कहीं था पता नहीं था। लेकिन अचानक से खबर आती है कि रोहतक के अंदर एक व्यापारी का मर्डर कर दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। उसको 12 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाते हैं। जो अपने परिवार के साथ जाता है, वहां पर ढाबे पे खाना खाता है, एक स्विफ्ट गाड़ी आती है, आने के बाद उस पर फायरिंग करती है। और उसमें जो व्यापारी जो होता है वो उसकी मौत हो जाती है। और उसमें उस दौरान एक उसकी जो माँ जो थी, तो अब सवाल ये है कि क्या वो जिस शूटर को पकड़ा गया था, जिसने लोगों को अपने साथ जोड़ा, इन बच्चों को अपने साथ जोड़ा, 2 बच्चों को जोड़ा या ज्यादा बच्चों को जोड़ लिया? अब तो ये कहना मुश्किल है ना। अब तो हमें ये देखना पड़ेगा, या पुलिस को भी ये देखना पड़ेगा, बाल सुधार गृह में जो काम कर रहे हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि कहीं अन्य लोगों पर भी तो प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी बच्चे फरार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकमात्र घटना थी। निश्चित तौर पे देखिए, अब कितने बच्चे शामिल हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2 बच्चे बाल सुधार गृह से जो भागे थे,
दो बाल अपचारी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, 17 साल के मासूम है। और उसके बाद देखिए वो पॉक्सो के मामले में बंद थे, रेप के मामले में बंद थे, और उन बच्चों को यहाँ से तैयार किया गया। तो उनको तैयार करने के बाद उनको किस तरह उनके मानसिक प्रवृत्ति को बदला गया, और उसके बाद देखिए जो पूरी कैंप तैयार होती है, उसके बाद उनकी मुलाकात कराई जाती है रोहित गोदारा से, और रोहित गोदारा से मुलाकात करने के बाद टास्क दिया जाता है व्यापारी को मारने का। और देखिए कितना बेधड़क होकर करते हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया था केवल 2 ही मासूम जो है कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं या उस गैंग से जुड़े हैं या फिर और अन्य। हालांकि अभी तक 7 बच्चे, अभी तक पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई है, लेकिन 2 बच्चे जो थे, 16 बच्चों को तो पहले पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन 2 बच्चे जो है जिन्होंने खूनी खेल खेला उनको फिलहाल बताया जा रहा है कि रोहतक पुलिस और साथ में मुजफ्फरपुर पुलिस जो है उन्होंने पकड़ा है। हालांकि जयपुर पुलिस अब जाएगी अपने मामले में उनको पकड़ने के लिए। लेकिन देखिए याद कुछ ही पलों में वो जो शूटिंग वाले सीसीटीवी फुटेजेस है वो हम दिखाएंगे, अभी आप उस बारे में कुछ मत कहिएगा। लेकिन जो दूसरे सीसीटीवी फुटेजेस हाथ में आए हैं, जिसमें अब देखिए, अब हम फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं यादवेंद्र, और इन तस्वीरों में हमारे दर्शक इस बात को ध्यान दें कि एक काली गाड़ी खड़ी हुई है, और काली गाड़ी के ठीक पीछे एक सफेद कलर की गाड़ी आती है और वो रुकती है, उसका दरवाजा खुलता है। उसका दरवाजा जैसे ही खुलता है, आप देखिए पहले से ही दरवाजा खोल दिया गया था, मतलब सब कुछ प्री प्लान था। ये बच्चे बाहर निकलते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, गोलियां बरसाते हैं। देखिए आसपास के लोगों में भगदड़ मच जाती है। संभवतः एक महिला जो दौड़ के कार के नजदीक जा रही है, वो शायद उस काली गाड़ी वाले के परिवार में से परिवार की रही होगी, तभी वो उस तरफ भागी। बाकी लोगों ने वहां से भाग लेने में ही कुशल समझी। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। अब मैं यादवेंद्र आपसे कह रहा हूं, वो बच्चे न केवल फरार हुए बल्कि वो प्रदेश की सीमा भी क्रॉस कर गए। देखिए बिल्कुल 2 बच्चे जो थे, 3 शख्सों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, और जेल से फरार होने के बाद उनको एक बड़ा टास्क दिया गया था कि तुम्हें हमारे साथ उस गैंग में पहले ही उनको शामिल कर लिया गया। तो जेल के अंदर पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी, इसीलिए बच्चों को बाल सुधार गृह से तैयार करवाया गया। उसके बाद इस स्क्रैप व्यापारी की हत्या की गई। 2 मासूम बच्चे जिनको हम मासूम कह रहे हैं, जबकि मासूम नहीं है, उनके इरादे कितने खौफनाक है वो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। इनके 3 लोग थे, 3 में से 2 वो जयपुर शहर से भागे हुए, वो बाल सुधार गृह से भागे हुए बाल अपचारी थे जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। लेकिन ये देखिए सवाल सबसे बड़ा ये है कि बाकी के 5 बच्चे कहाँ हैं। यानी 5 बच्चे निश्चित तौर पे ये पता चल रहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, ये सभी 5 बच्चे जो है ये गैंग के लिए तैयार हो गए हैं और खूनी खेल खेलने के लिए तैयार हो गए स्वप्निल। और देखिए ये दोबारा हम दोनों तस्वीरों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो एकदम आईने की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है। दूसरी तस्वीर जिसमें वो कार नजर आ रही है, कार कहीं पर रुकती है, बैक करती है और चली जाती है। ये संभवतः या तो मौके तक पहुंचने की एड्रेस की गफलत रही और उसकी तस्वीरें हैं, और या फिर फरार होने के दौरान की। आपके हिसाब से क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं यादवेंद्र? स्वप्निल वापस सवाल कीजिए। जी मैंने कहा ये जो दूसरी तस्वीरें हैं जिसमें हमें नजर आ रहा है कि गाड़ी एक जगह रुकती है, बैक करती है और फिर दूसरे मोड़ की तरफ चली जाती है, ये या तो एड्रेस ढूंढने की गफलत के दौरान का सीसीटीवी फुटेज है या फिर फरारी के दौरान का? देखिए ये फरारी के दौरान का नहीं है, ये प्लानिंग के तहत सारी चीज हुई है। सीसीटीवी के 2 एंगल है स्वप्निल, और इस एक एंगल में ये पहले से इंतजार करते हैं, प्लानिंग पहले से इनको पता होता है कि पूरी रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद ये अपनी स्विफ्ट गाड़ी को मोड़ करके फिर लेके आते हैं। दूसरी तरफ का जो सीसीटीवी जो दूर से नजर आ रहा है, जो ढाबे पे लगा हुआ था, उस सीसीटीवी में साफ तौर पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ एंट्री करते हुए, उसके बाद दूसरी तरफ में पूरी तस्वीर जिसमें इन्होंने खूनी खेल खेला इन बाल अपचारियों ने, वो तस्वीर हमारे सामने हाथ लगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार पत्र पर देखी जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्वप्निल, वो यही है कि किस तरह मासूम बच्चे जिनको मासूम समझते हैं और कैसे ये मासूम बच्चे एक ऐसी गैंग के चपेट में आ रहे हैं वाला प्रकरण में बड़े-बड़े गैंगस्टर्स का नाम आना, गोगा मेली हत्याकांड में बड़े-बड़े गैंगस्टर्स का नाम आना, और सारे तार एक ऐसे शख्स से जुड़ना जो कि जेल में बंद है। अब जेल से वो कैसे लोगों से संपर्क कर रहा है, कैसे लोगों को टास्क दे रहा है, ये एक अहम सवाल है जिसको क्रैक करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। दूसरा रोहित गोदारा तक पहुंचना टेढ़ी खीर बना हुआ है। और खास बात यह है कि देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लॉरेंस बिश्नोई के पास खुद शूटर्स की संख्या कम नहीं है। वो बच्चों को इसलिए हायर कर रहा है क्योंकि बच्चों पर डायरेक्टली शक नहीं होगा अगर वो सड़कों पर है तो। निश्चित तौर पे देखिए स्वप्निल, बताया जा रहा है कि स्वप्निल की जो लॉरेंस शूटर है वो अपनी गैंग के अंदर उन मासूम लोगों को करता है, यानी 14 साल से लेकर के, देखिए 14 साल का मासूम क्या है, क्योंकि विगत दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें उसमें 14 साल के बच्चों को भी शामिल किया, जिसमें रैकी करने के इस्तेमाल करता है।
क्योंकि जयपुर शहर के अंदर बजाज नगर के अंदर जवाहर सर्किल में ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें रेकी करने के इस्तेमाल में उसने मासूम बच्चों को लिया 14 साल से। तो 14 साल से लेकर के और 25-26 साल के जो युवा है उनको अपनी गैंग में शामिल करता है। मासूम वो बच्चे जिनको बहुत ही आसानी से बरगलाया जा सकता है। और देखिए संपर्क बड़ा आसान होता है। मासूम बच्चे छोटा जुर्म करते हैं, उसके बाद उनको बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है, लेकिन उनको ट्रेंड कैसे किया जाता है वो मासूम बच्चे स्वप्निल जो कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते, लेकिन उनकी नजरों में ये मासूम बच्चों की नजरों में स्वप्निल ये गैंगस्टर लीडर बन जाते हैं और उनको लालच दिया जाता है उनको आगे बढ़ाने के लिए और खौफ पैदा करने के लिए और रुतबा जमाने के लिए। और जब मासूम बच्चे को समझ नहीं होती है देखिए, और वो इस तरह का खूनी खेल खेल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सुधार की जरूरत कहाँ है? यहाँ पर सुधार की जरूरत है उस सिस्टम की जिसमें ये टारगेट जो बना रहे हैं, जुवेनाइल जेल्स को अपना टारगेट बना रहे हैं। एक बड़ा खुलासा जो आज समाचार पत्र पर हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर जुवेनाइल जेल है। दोहरा रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई या तो उससे जो लोग मिलने आते हैं उनके जरिए मैसेजेस को ट्रांसफर करता है, या फिर उसके पास कम्युनिकेशन गैजेट्स हैं जेल के अंदर। आप समझिए ये कितनी गंभीर बात है। एक बंदा जो जेल में बंद है, आप उसकी गैंग को क्रैक नहीं कर पा रहे, आप उसकी गैंग को तहस नहस नहीं कर पा रहे, और वो अपने सदस्य बढ़ाता जा रहा है। यही अपने आप में सवाल है। देख लिए लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जेल में बैठे बैठे लॉरेंस का कम्युनिकेशन कैसे हो जाता है। लेकिन देखिए लॉरेंस को का जो इशारा जो है, जो विदेश में बैठा हुआ जो उसका साथी है रोहित गोधारा, उसको एक टारगेट मिलता है। रोहित गोधारा देखिए विदेश में बैठा हुआ है और हालांकि पहले उसकी लोकेशन आई थी अजरबैजान में, उसके अलावा कनाडा, इसके अलावा बताया जा रहा था कि यूरोप कंट्री में वो छुपा हुआ है, बार बार अपनी लोकेशन चेंज करा। लगातार जो इंटरपोल है वो लगातार उसको ट्रैक करने में लगी हुई है, विभिन्न एजेंसियां उसको ट्रैक करने में लगी हुई है। लेकिन उनका कम्युनिकेशन कितना आसान है कि जेल में बैठे बैठे या जेल के अंदर बंद अन्य बाल अपचारियों या गैंग के दूसरे जो लोग हैं उनसे संपर्क कर लेता है। तो यानी सिस्टम जो है वो रीढ़ जो है वो बेहद कमजोर है। उस तंत्र को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा, क्योंकि इस तंत्र को पुलिस तो नहीं तोड़ पा रही है, जेल प्रशासन नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन उस तंत्र को तोड़ जो रहा है वो रहा है लॉरेंस बिश्नोई या उसकी गैंग के साथी। और इसीलिए देखिए लगातार एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक सिस्टम यानी पुलिस का जो सिस्टम है वो इन बदमाशों पर पूरी तरीके से लगाम कसने में नाकामयाब रहा है। सवाल बहुत उठते हैं, चाहे जेल प्रशासन हो या पुलिस के ऊपर हो, उन 5 बच्चे जो अभी फरार हैं उन तक पहुंचना बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है, क्योंकि या तो इन बच्चों को कहीं पर खड़ा करके ट्रेन किया जा रहा होगा या कहीं पर रखकर ट्रेन किया जा रहा होगा अगली किसी वारदात के लिए, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्हें अगली वारदात का टास्क दे दिया गया हो और वो निकल चुके हों। तौर पे देखिए बिल्कुल स्वप्निल, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब ये कारोबारी की हत्या जो की गई है 2 मार्च को, तो ये प्लानिंग कोई अभी की प्लानिंग नहीं है, इस प्लानिंग को पहले से तैयार कर लिया गया और इसी के चलते देखिए क्या ये भी एक्सटॉर्शन केस था? जुवेनाइल जेल को ब्रेक किया गया और ब्रेक करने की जो पूरी साजिश जो थी वो जेल में बैठा हुआ बीकानेर का वो जुवेनाइल था जिसने जी क्लब पर फायरिंग की थी। तो वो प्लानिंग कैसे उस तक पहुंची कि तुम्हें ये टास्क को अंजाम देना है। उसके बाद उसने जेल ब्रेक कराई, उसके बाद उन 2 लोगों को और अपनी गैंग में शामिल कर लिया और साथ में रोहित गोधारा से मिलवाया। ये जो पूछताछ हुई है रोहतक जो पुलिस लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जो कार्यशैली है, लॉरेंस बिश्नोई की जो कार्यशैली है, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यादवेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? व्यापारी सचिन मुंजाल की यहाँ पर हत्या की, निश्चित तौर पे जो ब्रेक हुआ है उसके बाद मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बहुत गंभीर बात करने वाला हूं। माना जा रहा है कि आने वाले और भी टारगेट शायद उनके निशाने पे लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से क्राइम को अंजाम देता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक तो बदला लेने के लिए जो क्राइम वाला मॉड्यूल गैंग्स के बीच में चला है उसका हिस्सा वो रहता है, और रोहित गोधारा भी उसका हिस्सा रहता है। दूसरा रहता है एक्सटॉर्शन वाला मामला, और तीसरा रहता है पैसे लेकर मारने का। ये जो व्यापारी की हत्या हुई, अगर देखिए बदला लेने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो अपने आप में गंभीर है, लेकिन अगर एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इसके लिए भी अगर बच्चों को मैदान में उतार दिया गया है तो ये बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये जो व्यापारी वाला मामला था ये किससे जुड़ता है? एक्सटॉर्शन से, बदले से। देखिए स्वप्निल, जो हमारे पास जानकारी सामने उसमें बात पता चली है कि जो सचिन मुंजाल जो है वो सट्टे का बहुत बड़ा कारोबारी था। और देखिए उसका नाम उसने कैसे कमाया है, कबाड़ में वो रहता था और उसके पिता की डेथ जो है बचपन में हो गई थी, अपनी माँ के साथ रहता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने किस तरीके से रुतबा कमाया
और एक ही दिन में 18 करोड़ रुपए कमाए। जो मैं जानकारी मिली, सट्टे का वो कारोबार करता था, लेकिन इसके आड़ में वो लगातार दूसरे नंबर के दूसरे काम भी करता था ताकि इसकी जानकारी जो है पुलिस को ना लग पाए, बच के हमेशा रहता था। लेकिन इसकी जानकारी जो है इन माफियाओं के पास रहती थी कि उनको कैसे वसूली करनी है, और इसी के लिए चलती देखिए रोहित गोदारा या लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर ये व्यापारी आया, और आने के बाद उसने जब उससे 2 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। बार बार उसके पास कॉलिंग आ रही थी, लेकिन व्यापारी ने देने से मना कर दिया। उसने अपनी सिम कार्ड भी बदल लिया था, मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, बार बार उसने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन उसको सुरक्षा नहीं मिली थी। लेकिन एटलीस्ट जब उसने रंगदारी नहीं दी इन गैंग्स को या पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद इसको मारने का पूरा प्लान रचा गया। प्लान करने के बाद उसके बाद इसे यहाँ से जेल से जो है इन मासूमों को फरार कराया गया, और उसके बाद अपनी गैंग में शामिल करके उनको टारगेट दिया गया, हथियार मुहैया कराए गए। और देखिए वो मासूम बच्चे जिन्होंने कभी हथियार नहीं पकड़ा था, मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए यादवेंद्र यहाँ पर ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी फिलहाल पुलिस के पास हैं, जो बाल सुधार गृह में हैं, उनको भी अब काउंसलिंग की जरूरत है। अगर उनका भी ब्रेन वॉश किया गया हो मान लीजिए, या उन लोगों को भी गैंग में शामिल करने की कोशिश की गई हो, तो उनको काउंसलिंग की जरूरत है, और उनकी काउंसलिंग कर और भी चीजें पता लगाई जा सकती हैं। मुझे लगता है कि अब अगला टास्क सबसे पहले यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और बात पेपर लीक मामले की, जिससे बेरोजगार झुलसे हुए हैं। हालांकि ताबड़तोड़ एक्शन भी चल रहा है। आज भी एक ताजा एक्शन, एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पेपर लीक गिरोह के जो सरगना है, जो गुंडे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी संपत्तियों की जब्ती चल रही है। गिरोह के सरगनाओं की संपत्तियों पर ईडी कब्जा ले रही है, जब्ती कर रही है। सुरेश ढाका मास्टरमाइंड, उसके वैशाली नगर स्थित फ्लैट पर कार्रवाई हुई है। बगरू स्थित बेशकीमती प्रॉपर्टी पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। हीरापुरा पावर हाउस स्थित मकान पर भी ईडी ने कब्जा कर लिया है। देखिए ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये इन प्रॉपर्टीज पर लगा दिए गए। ये ईडी का नोटिस है, ये ईडी का बोर्ड है, जिस पर ईडी ने साफ साफ लिखा है कि किन मामलों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार की संपत्ति के बोर्ड लगा दिए गए। दिल्ली कोर्ट से कंफर्मेशन के बाद ये ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई है। जयपुर में पेपर लीक सरगनाओं की, मास्टरमाइंड्स की कई संपत्तियों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। बगरू की मेसल्स जीबी प्राइम स्टील इंडस्ट्रीज पर ईडी ने कब्जा कर लिया है। बगरू औद्योगिक क्षेत्र प्लॉट नंबर G157 पर यह फैक्ट्री है। इलची सारण और इंदुबाला सारण के नाम से यह संपत्ति है। सुरेश ढाका की वैशाली नगर आशापूर्णा एम्पायर की संपत्ति पर कब्जा, 1538 स्क्वायर फीट आलीशान आवासीय फ्लैट, जहां पर ईडी ने कब्जा किया है। और इधर देखिए और भी जो मास्टरमाइंड सामने आए, जो मुख्य आरोपी सामने आए, उनमें है गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण। इनकी संपत्तियों पर भी कब्जा किया जा रहा है। जयपुर में रजनी विहार के मकान नंबर 67C पर बोर्ड लगा दिया गया है। और सहयोगी लीलाधर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लीलाधर, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? कितने बजे के आसपास कार्रवाई हुई? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी बिल्कुल, स्वप्निल आपने बिल्कुल सही कहा। पेपर लीक गिरोह के जो सरगना है उन पर अब ईडी की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जितनी भी परीक्षा हुई, चाहे एलडीसी एग्जाम हो, चाहे एग्जाम हो, ऐसे कई एग्जाम्स हैं जिनके अंदर पेपर लीक के मामले देखे गए, तो जिससे कि जो युवा थे उनके भविष्य को लेकर अंधकार पैदा हो गया था। पेपर लीक के जो गिरोह है उनके सरगनाओं पर अब ईडी की कार्रवाई की जा रही है। ईडी द्वारा सरगनाओं से जुड़ी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है, और जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में जो बात करें उन पे कार्रवाई की गई है। क्योंकि जिस प्रकार से कार्य किया गया उससे देखा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार की स्थापना हुई है। उसके बाद ईडी है, तो ऐसी कई एजेंसियां हैं जो मिलकर कार्य कर रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है और उनको पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। और इसी क्रम में आज जो बात करें, जो आज कार्रवाई की है उसके अंदर ईडी का जो बोर्ड लगाया गया है वो रजनी विहार के जो कॉलोनी है उसके अंदर ईडी का बोर्ड लगाया गया है, जिससे कि उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। इससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी कार्रवाई की गई थी, परंतु वो कार्रवाई एक दिखाने की कार्रवाई की। परंतु अब जो ईडी ने कार्रवाई की है उससे पुख्ता इंतजाम हो गए कि अपराधियों में अब डर, जो पुलिस की लैंग्वेज है, पुलिस की कहावत है कि आमजन में विश्वास और अब अपराधियों में डर, तो उसी की झलक अब देखने को मिल रही है।
जी बिल्कुल, कई लोग इसे यूपी मॉडल से भी जोड़कर देखेंगे और सेंट्रल मॉडल कार्रवाई का जो है उससे भी जोड़कर देखेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यह है कि देखिए, दो तरह की जांच चल रही है। एक तो डायरेक्ट कोर जांच, जो कि कोर मामला है, उसकी हो रही है, और दूसरा उसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। ईडी जब भी मैदान में उतरती है तो वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही टच करती है। कहने का मतलब यह है कि हाँ, चीजें सामने आ रही हैं और फाइनेंशियली भी चेंज जोड़ी जा रही है। कुछ और चौंकाने वाले नामों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, सपने आपने सही कहा कि कई ऐसे नाम हैं, कुछ हो सकता है कि जो जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, ऐसे भी कई ऐसे नाम आ सकते हैं कि जिनसे कि पेपर लीक के मामले हैं, जो पेपर लीक कराने के कार्य करते हैं, ऐसे लिप्तता के लोगों को के नाम उजागर होने की सूचना मिलती है। तो ऐसे में ईडी अब कार्रवाई करे, क्योंकि ईडी की जो सूचना है वो पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा दी गई समय समय पर। ईडी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। ईडी पे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि ये कार्य करेंगे। अब ये कार्य बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से कर रही है कि जितने भी पेपर माफिया है, पेपर लीक करने वाले गिरोह है, उनके ऊपर ईडी अपना शिकंजा कसने जा रही है। जी स्वप्निल। जुड़ने के लिए तो तस्वीरें देखिए आप, और इन तस्वीरों का मकसद यही है कि जो पेपर लीक के गुंडे हैं उन्हें डरा होना चाहिए, और इस हद तक डरा होना चाहिए कि आगे कोई बेरोजगारों के सपनों पर कुठाराघात न कर सके, बेरोजगारों के साथ विश्वासघात न कर सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।